डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवाज़ है और मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, लेकिन आपको सतर्क करना चाहता हूँ। मेरी कहानी ज़रूर सुन लीजिएगा, लेकिन इसे बस कहानी मानिएगा। जैसे झूठी कहानियाँ होती हैं ना, इसे सुनना और दिमाग से बाहर निकाल देना। गलती से भी इस कहानी पर यकीन मत करना, इसे सच मत मान लेना। ये साल 1938 है और मैं इस समय की कहानी बता रहा हूँ। आपको किसी किताब में शायद ये कहानी पढ़ने को मिल रही होगी, या आप किसी के मुंह से इस कहानी को सुन रहे होंगे। 1938 मैं एक गरीब परिवार में पला बड़ा एक साधारण सा लड़का था, लेकिन हमारे गांव में एक समय बहुत ज़्यादा भूखमरी आ गई थी। हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे गांव के ठाकुर साहब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनकी बड़ी हवेली थी और उन्होंने शहर से बहुत सारा अनाज मंगवाया था। भले ही हमारे पास खाने के लिए सब्ज़ी की कमी थी, लेकिन अनाज की कमी वो 4 महीने नहीं हो पाई थी। सूखी रोटी खाकर गांव वाले सही तरह से बच पाए थे और शुक्रिया अदा कर रहे थे ठाकुर साहब का। ठाकुर साहब सच में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, इसीलिए मेरे पिता ने कहा कि ठाकुर साहब की मदद करनी होगी। उनकी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है, तुम्हें उनके घर का काम करना होगा और वो जितनी तनख्वाह देंगे खुशी खुशी लेनी होगी, ज़िद मत करना। अब ठाकुर साहब ने पूरे गांव पर एक तरह से एहसान सा किया था। मैं खुद पर किए इस एहसान को चुकाना चाहता था। उनके घर की सफाई करना, उनके छोटे मोटे काम करना, कागजाती काम भी मैं कर पा रहा था, क्योंकि ठाकुर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें लिखना नहीं आता था, मुझे लिखना आता था। ठीक ठाक मैं लिख लेता था। कुछ ही दिनों में ठाकुर साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। ज़्यादातर काम वो मुझे करने को कहते और मुझे पैसे भी ज़्यादा देते। किसी को पता नहीं था ठाकुर साहब क्या काम करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, लेकिन कभी कभी सरकारी अधिकारी जब यहाँ पर आया करते थे, अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ पर आया करते थे, वो उन्हें जैसे बड़ी खुशी खुशी भेज देते। कभी कहीं पर ऐसा नहीं सुना कि अंग्रेज़ अधिकारी इस तरह से गुस्से में आए और खुश होकर चले गए। शायद ठाकुर साहब उन्हें पैसे दे दिया करते थे, लेकिन देते कहाँ से थे, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल था जो कोई जान नहीं पा रहा था। यहाँ पर वो खेती करवाया करते, उनके कई खेत थे, जो फसल उगती वो गांव में बांट दिया करते। शायद यही कारण था कि उनके 2 बेटे थे, उनसे बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। वो इस गांव को छोड़कर जा चुके थे, वो ब्रिटेन जा चुके थे और वहीं पर रहने लगे थे। देश तो गुलाम है ना, वो गुलामी की ज़िंदगी इस देश में बिताना नहीं चाहते थे, विदेश में बिताना चाहते थे। लेकिन ठाकुर साहब इस मिट्टी में पैदा हुए थे और कहा करते थे, मैं मिट्टी में ही मरूंगा। इस तरह उस हवेली का सारा काम मैं किया करता। अब ठाकुर साहब मुझे ये भी बताने लगे थे, उस तिजोरी में मैंने पैसे रखे हैं, उसका ध्यान अब तुम्हें रखना होगा। उस कमरे की सफाई सिर्फ मैं किया करता था। कई बार वहाँ से सिक्के गिर जाते, वो चांदी के सिक्के होते। एक सिक्के से एक अनाज की बोरी आ सकती थी, लेकिन मेरे मन में ज़रा भी लालच नहीं थी। कभी भी उन सिक्कों को मैंने जेब में नहीं डाला। हर बार जाकर मैं ठाकुर साहब के सामने सर झुकाकर कहा करता, ठाकुर साहब आपके कमरे में ये सिक्के गिरे हुए थे, मैंने गिने 5 ही थे, देखिए मैंने कोई उठाया नहीं, पूरे 5 आपके पास लेकर आया हूँ। ठाकुर साहब हंसते हंसते कह देते, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम क्यों उठाओगे? तुम्हारी आंखों में मैंने कभी भी वो लालच नहीं देखी। मैं तुम्हें अपना बेटा मानने लगा हूँ, अपना बेटा। जैसे मैं अपने बेटों को प्यार किया करता था जब वो अच्छे थे, वैसे मैं तुम्हें प्यार करूँगा।
ठाकुर साहब घर में जो खाना लाया करते ना, सबसे अच्छी अच्छी खजूरें, वो विदेश के फल मुझे भी साथ बिठाकर खिलाया करते। कई गांव के जो उस हवेली में काम किया करते थे मुझसे जलने लगे थे। अब ठाकुर साहब ने मुझे अपना बेटा मान लिया था तो मान लिया था। समय बीतता जा रहा था। 5 सालों तक मैंने उस हवेली में काम किया। ठाकुर साहब की सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। उन्हें जैसे खून की उल्टियाँ आया करती। एक बीमारी थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी। भले ही आपके पास जितने भी पैसे हों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें दूर भगाया नहीं जा सकता। ठाकुर साहब जब उस बेड पर लेटे होते, खून की उल्टियां करते, तब वो मुझसे कहते, मेरे अंदर कई राज दबे हुए हैं, कई राज दबे हुए हैं। उनका बोझ मुझ पर बहुत ज़्यादा होता है। क्या तुमने कभी सोचा रात के 12 बजे मैं इस हवेली से बाहर कहाँ जाता हूँ? मैंने कहा, मेरी हिम्मत नहीं है वो पूछने की। आप जो मर्जी करते हैं अच्छा ही कर रहे होंगे। आप इतने अच्छे इंसान हैं, कुछ भी बुरा कभी कर ही नहीं सकते। तब ठाकुर साहब ने कहा था, सच में तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन जब मैं रात को निकलता हूँ मुझे खुद नहीं पता वो अच्छी बात है या बुरी बात है। वो एक राज है जो शायद मेरे साथ ही मेरी कब्र में दफन हो जाएगा। एक दिन ठाकुर साहब बहुत ज़्यादा बीमार थे। वो रात बिजली कड़के जा रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे बिजली आसपास ही गिर रही है। वो रात शायद ठाकुर साहब की आखिरी रात थी। मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया था और कहा था, एक राज है जो मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं बता सकता। लिखना मुझे आता नहीं, इसलिए मैं लिख भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इशारों में समझा सकता हूँ। मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताना चाहता हूँ। रात को 12 बजे मैं उस जगह जाता हूँ और वहीं से मैं इतना ज़्यादा अमीर बना हूँ, कोई काम नहीं करता मैं। ये वरदान की तरह है, लेकिन अंत में क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। आज शायद मेरी आखिरी रात है, मेरी आखिरी रात, और उस सवाल का जवाब मुझे भी मिल जाएगा। शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने कभी लालच नहीं देखी। तुम्हारी आंखों में मैंने एक ऊर्जा देखी है। लाओ कागज़, मैं एक नक्शा बनाना चाहता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ तुम्हें बताना चाहता हूँ ताकि तुम भी समझ पाओ। मैं भाग कर नीचे गया, एक कागज़ और कलम लेकर आया। तब ठाकुर साहब एक नक्शा बनाने लगे। एक पहाड़ी, एक नदी, पेड़, वहाँ कई निशानियाँ थी, और उस नक्शे के अंत में एक ऐसी जगह उन्होंने दिखाई थी जहाँ एक लड़की सी बनाई। मैंने कहा, आप लड़कीबाजी करने के लिए जाया करते थे, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं। तो ठाकुर साहब कहने लगे, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर मैंने बोला वो शब्द मेरा आखिरी होगा। मैं बता नहीं सकता। बस नक्शे में जो जगह बताई है, अगर कभी तुम्हें पैसों की कमी हो, अगर कभी तुम्हें लगे तुम्हें कुछ चाहिए और तुम मजबूर हो, इस जगह जाना। मैं भी इस जगह गया था जब बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था। जब मेरे बेटे को एक बीमारी लगी थी, वो मरने वाला था, तब मैं वहाँ पर गया था, और उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। उस जगह का नाम मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे वो बोलना चाहिए या नहीं? उसे काल चक्र कहा जाता है। वो जगह को काल चक्र नाम दिया गया है। मुझे भी नहीं पता इसका नाम ये क्यों दिया गया है। किसी और धर्म में इसका मतलब कुछ और होगा, लेकिन इस जगह इसका मतलब कुछ और है, और ये सवाल का जवाब मुझे आज मिल जाएगा, बस मैं बयां नहीं कर पाऊँगा। आज की रात मेरी आखिरी रात है। मैं शायद ज़िंदा नहीं बचूंगा, और इस नक्शे के बारे में किसी और को मत बताना, किसी और को मत बताना, किसी और को मत बताना। ठाकुर साहब कांपने लगे थे, हिलने लगे थे। मैं चीखने लगा, आ जाओ सब, देखो देखो, ठाकुर साहब को अस्पताल ले जाना होगा। बाहर तूफान इतना तेज़ था कि कोई भी घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था।
खिड़कियां बार बार हवा के कारण बज रही थी और टूटने की कगार पर थी। ठाकुर साहब धीरे धीरे आंखें बंद करते गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। अगला दिन ठाकुर साहब का आखिरी दिन था जब उनके शरीर को दफनाया गया। भले ही उनके शरीर को उनके बेटे जलाना चाहते थे, लेकिन ठाकुर साहब ने कहा था मेरे शरीर को जलाया ना जाए, दफनाया जाए। ठाकुर साहब हिंदू थे। वो हिंदू रीति रिवाज से अपने शरीर को जलाने की बातें पहले किया करते थे। कुछ समय से वो ये कहने लगे थे कि मेरे शरीर को दफनाना, मैं अपना धर्म नहीं बदल रहा, लेकिन मेरे शरीर को दफनाना इसका एक खास काम है। उन्होंने बताया नहीं खास काम क्या है, लेकिन हम उनकी बात टाल नहीं सकते थे। उनके शरीर को दफनाया गया, जिसके बाद मैं अपने घर आ गया था। अब हर रोज़ मैं हवेली जाया करता। ठाकुर साहब की काफ़ी याद आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई अपना मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चला गया हो। मैं हवेली में जाता ये देखने के लिए क्या उनकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, क्या उनकी आत्मा मुझसे मिलना चाहती है। कई लोग मानते थे कि भटकती हुई आत्मा कई बार हमें दिख जाती है, लेकिन हवेली में कोई आत्मा नज़र नहीं आई थी। उसके बाद अब मैं नया काम करने के बारे में सोच रहा था। अब उस हवेली की सफाई करने के बाद भी जो ठाकुर साहब के बेटे थे वो तो विदेश में थे, पैसे हमें मिल नहीं रहे थे। यहाँ आकर उन्होंने इस हवेली को बेच दिया था, ज़मीन को बेच दिया था, कुछ भी गांव वालों को नहीं दिया था। अब गांव वाले बहुत परेशान रहने लगे थे। दोबारा कहीं यहाँ भुखमरी फैल गई, ठाकुर साहब भी नहीं होंगे किसी को बचाने के लिए। अब कौन बचाएगा। मैं बस सोचता जा रहा था ऐसा दिन कभी ना आए। मैं पीछे वाला जो हमारा खेत है ना छोटा सा, वहाँ पर खेती करूँगा। इतना अनाज उगाऊंगा, इतना अनाज उगाऊंगा कि ठाकुर साहब जो किया करते थे मैं भी वो करूँगा। कोशिश की थी मैंने। उस साल बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई थी। आधी से ज़्यादा फसल खराब हो गई थी। आधी से ज़्यादा फसल पर लगान देना पड़ा था और उसके बाद कर्ज में डूबे हुए वो किसान क्या करते। हम बस मरने की कगार पर खींचे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मौत करीब आ रही है। और तब जब मेरी माँ बीमार हो गई थी, भूख 2 दिन से मुझे भी परेशान कर रही थी। अमरूद के, आम के पत्ते खा खा कर दिन निकालने पड़ रहे थे। पेट बार बार कहता कुछ और खाना है, लेकिन क्या करता मैं। बस उसके बाद एक ही रास्ता नज़र आया मुझे, वो कागज़ पर बना हुआ नक्शा। इतने अमीर कैसे हुए थे ठाकुर साहब, मैं भी तो जानूं। अब सीधा उस रात में निकल पड़ा था उस नक्शे की खास जगह की तरफ। जंगल में बीच में बनी हुई वो जगह ढूंढनी थी मुझे। और ठाकुर साहब ने कहा था रास्ता खतरनाक है, लेकिन मंजिल पर जो मिलेगा वो सोच से परे होगा। मैं रास्ता खोजता रहा, भटकता रहा। भूख तो पहले ही बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। यहाँ भटकते भटकते और ज़्यादा भूख लगने लगी। यहाँ जहरीली घास होती है जो खाई नहीं जा सकती। कई पेड़ ऐसे थे जिनके पत्तों को निगला नहीं जा सकता। नदी ढूंढ रहा था पानी पीने के लिए, नदी मिल नहीं रही थी। मैं क्या करता। भटकता भटकता मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो नक्शे में बनाई गई थी। जब उस खंडहर के इर्द गिर्द मैं घूमता रहा, नक्शे में देखा मैं सही जगह पर हूँ और कुछ जगह मैंने पीछे मिस कर दी, लेकिन फिर भी इस जगह पहुँच आया। अब इस खंडहर के आगे एक और छोटा खंडहर मिलेगा। वहाँ एक लकड़ी का दरवाज़ा होगा कुएं के पास। लकड़ी के दरवाजे को खोलना है। वहाँ बेसमेंट बनी हुई होगी। वो बेसमेंट में पहुँचना है। वो तहखाने में है जो है जिस कारण ठाकुर जी अमीर बने थे। इस खंडहर से आगे मैं चलने लगा। अब दिशा भ्रम की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। यहाँ से भटका तो वापस भी नहीं जा पाऊँगा। अब जंगल में कुछ खा भी नहीं पाऊँगा तो मरा जाऊँगा। इसीलिए मैं चलता रहा था। छोटा खंडहर मुझे मिल ही गया। जब मैं उस छोटे खंडहर पर पहुँचा, जैसा ठाकुर साहब ने वहाँ नीचे बनाया हुआ था ना, उस वक्त चांद बिल्कुल ऊपर था और यहाँ भी वैसा बनाया गया था कि चांद ऊपर है।
तो मैंने वो दरवाज़ा खोला जो तहखाने की तरफ जाता था। चलता चलता मैं नीचे गया। यहाँ पर एक लड़की बनाई थी ठाकुर साहब ने। अब मैं थोड़ा सा डरने लगा था। मैंने एक लकड़ी की मशाल बना ली, बड़ी मुश्किल से वो जलाई थी मैंने। जब अंदर आग जलाई मैंने, सामने देखा था मैंने एक दीवार पर कई बेड़ियां टंगी हुई। उन बेड़ियों के बीच बंधी हुई एक बेहद ही खूबसूरत लड़की। मैं क्या ही बताऊं उस लड़की की खूबसूरती। कोई भी लड़की उससे ज़्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती। उसका चेहरा जैसे भगवान ने अपने हाथों से बनाया हो। उसकी चमड़ी इंसानी चमड़ी जैसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था सुनहरी चमड़ी हो, जैसे सुनहरा सुनहरा सा रंग। और उसके जो बाल थे वो सुनहरी थे पूरी तरह से, जैसे सोने की तारें बनी हुई हों। जब मैं उसके करीब गया था वो मुस्कुरा रही थी। मुझे देखते ही वो कहने लगी, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जल्दी ही तुम आ गए। अब यहाँ आए हो, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। परेशानी बहुत बड़ी है लेकिन उपाय बहुत ज़्यादा सरल है। मुझे लगा वो ठाकुर साहब को जानती होगी, ये सुनहरी सी खूबसूरत लड़की, लेकिन इसे बेड़ियों से क्यों बांधा गया है। मैंने तब उससे कहा, देखो मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं, मैं बस वहाँ से आया हूँ जहाँ से ठाकुर साहब यहाँ आया करते थे। उन्होंने इस जगह के बारे में बताया, एक लड़की के बारे में बताया, और शायद तुम वही लड़की हो, मैं नहीं जानता। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, हाँ मैं वही हूँ जिसकी तलाश में तुम आए हो। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही समय पर तुम जान जाओगे मैं कौन हूँ। हर राज तुम्हें पता चल जाएगा। तब तक के लिए एक एक राज मैं खोलती जाऊंगी। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हें पता चलता ही जाएगा। लेकिन तुम जो चीज़ लेने के लिए आए हो ना, तुम्हें अब तक पता भी नहीं है, लेकिन मैं भविष्य भी जानती हूँ। मेरी आंखें जैसे हिलने लगी थी, मैं थोड़ा सा डरने भी लगा था। फिर मैंने पूछा, आखिर तुम हो कौन? तब उसने मुस्कुराते हुए हवा में उड़ते हुए कहा था, एक एक राज के बारे में पता चलेगा, एक एक राज के बारे में। वो एक चुड़ैल लग रही थी, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत चुड़ैल। फिर वो ज़मीन पर बैठ गई। मैंने उससे कहा, ठाकुर साहब तुमसे पैसे ले जाया करते थे ना, पैसे। वहाँ फिर से गांव में भुखमरी आई है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने भी कुछ खाया नहीं, गांव वाले भी भूख से मरते जा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है। दो कुछ देना चाहती हो तो। ठाकुर साहब क्या लेकर जाया करते थे? तब उसने हंसते हंसते कहा था, पहला राज, ठाकुर साहब मुझसे कुछ नहीं ले जाया करते थे। जिससे वो ले जाया करते थे वो बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ। अब तुम्हें मैं क्या दे सकती हूँ, सोचो ज़रा। मैंने कहा, तुम शक्तिशाली लगती हो, उड़ सकती हो, कोई चुड़ैल हो, कोई धन होगा तुम्हारे पास, गड़ा हुआ खजाना होगा। मुझे वो खजाने का छोटा सा हिस्सा दे दो, मैं गांव वालों की भूख मिटा दूं। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा वो तुम्हारे पास वापस लेकर आऊं। उसने हंसते हंसते कहा था, तुम सच में छोटी सोच वाले हो, छोटी सोचोगे। बस इतने पैसे से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं अब तुम्हें वो दूंगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। उसने अपने सर के कुछ बाल खींचने की कोशिश की, जोर लगाया, बाल तोड़ नहीं पाई। फिर अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और कराहने लगी जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। उसके शरीर की जैसे जान खत्म हो गई हो। वो अपने बालों को तोड़ नहीं सकती थी। मैंने भी कहा, देखो देखो ये सब मत करो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। अगर कहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं इस बेड़ियों से। क्या मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूं? उसने कहा, नहीं, तुम बेड़ियों से मुझे आज़ाद नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे बाल चाहिए। मेरे बाल सोने से बने हैं,
ये बाल अगर तुम खींचोगे, उस सोने से तुम कुछ भी कर सकते हो। सोना, उससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। मेरी आंखें चमक गईं। उसके बाल असली सोने के हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? किसी के बाल सोने के नहीं होते। उसने कहा, मेरे बाल सोने के हैं, तुम्हें मेरे बाल खींच कर तोड़ने होंगे। मैंने कोशिश की, मैं कर नहीं सकती, तुम्हें तोड़ने होंगे। आओ, खींचो, तोड़ो। मैं उसके करीब गया, सर से मैंने एक बाल खींचा। वो इकट्ठा किया, सच में सोने का बाल। अब सोने का बाल था तो हल्का, लेकिन फिर भी काफ़ी महंगा बेचा जा सकता था। इससे कुछ घरों को खाना दिया जा सकता था। फिर मैंने उसके 3-4 बाल खींचे। वो रो रही थी, उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, कुछ बाल खींचे और मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालची बन गया था। कुछ बाल, अब इससे गांव वालों का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। कुछ दिन उनसे निकल जाएंगे, भूख से वो मरेंगे नहीं। मेरी बात मानो, तुम्हें थोड़ा सा दर्द हुआ है, बदले में मैं ढेर सारा खाना ला कर दूंगा, तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा, तुम भूखी नहीं रहोगी और मैं कोशिश करूंगा बेड़ियों को तोड़ दूं। उसने कहा, ये बेड़ियां तोड़ी नहीं जा सकती, मैं कैदी हूँ, हमेशा यहाँ पर रहूँगी। तुम्हें मेरे बाल चाहिए, ले लिया करना, और मेरी आज़ादी मेरे पूरे बाल टूटने के बाद आएगी। क्या तुम मेरे सारे बाल तोड़ सकते हो? लेकिन जब तुम मेरे सारे बाल तोड़ दोगे, मैं सारे राज तुम्हें बता दूंगी, और जो आखिरी राज है वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। याद रखना, आखिरी राज आखिरी दिन पर मिलेगा। अभी बाल खींच दोगे तो यही तुम्हारा आखिरी दिन बन जाएगा। मैं डर गया। उसके बाद मैं बाहर की तरफ भागा। मुझे लगा ये चुड़ैल मुझे अभी मार देगी, मुझे वो राज बताएगी, कोई भयानक राज होगा, मैं सुनूंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं भागने लगा, बहुत तेज़ भागता गया, बहुत तेज़ भागता गया। मैं गांव में पहुंच गया। गांव में मैं एक सुनार को ढूंढने लगा जो हमारे गांव में रहता था, आगे वाले शहर में काम करता था। उसे मैंने कहा, ये बाल हैं सुनहरी, मैंने कहीं से लाए हैं, मैं तुम्हें ये बाल दूंगा, इसके बदले में पैसे, और उन पैसों से गांव वालों का पेट भरना है। वो बहुत अच्छा सुनार था। वो शहर से उन्हें पिघलाकर उसके छोटे से सिक्के बना पाया। ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन उससे ढेर सारे पैसे मिल गए। सब गांव वालों को उस दिन हमने भंडारे में खाना खिलाया था। सारे बहुत खुश। हमारे गांव में अलग अलग धर्मों के लोग रहा करते थे, लेकिन अब मुसीबत आई थी, हर कोई इकट्ठा हो गया था। गांव वाले बहुत खुश थे। गांव में इतना अनाज आ चुका था कि 3-4 दिन तो आसानी से निकल सकते थे। सब कम खाना खाते तो हम 1 हफ्ता निकाल सकते थे। इस तरह से गांव में परेशानी कुछ समय के लिए टल चुकी थी। अब 2 दिन ऐसे ही बीते, लेकिन उस लड़की की मुझे याद आने लगी थी। एक तो वो खूबसूरत बहुत थी, लेकिन उसे जैसे धोखा देकर मैं आ गया था। उसके बालों से ये सब हो पाया था। सुनहरी बाल, असली सोने के, जो उसके सर से निकलते थे। उसने कहा तो था, अगर मैं उसके सारे बाल निकाल लूँगा तो मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन मैं सारे बाल निकालूंगा ही नहीं। फिर तो सही रहेगा ना, और वैसे भी उसने मेरी मदद की है तो उसकी मदद भी बनती है। मैं अब घर का अनाज इकट्ठा करके 2-3 चीज़ें बनाई मैंने। एक प्याज को भी प्लेट में रखा और उस खाने को लेकर मैं निकल पड़ा उस छोटे खंडहर की ओर। मैं रात को 12 बजे निकला था ताकि किसी को शक ना हो। फिर उस खंडहर को ढूंढने में इस बार ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं वहाँ पहुँच गया। उस दरवाजे को खोला मैंने। नीचे मैं उस जगह पर था। हाथ में दिया पकड़ा था जिससे रोशनी हुई, और मुझे देखते ही वो कहने लगी डर कर ऐसे भागे थे जैसे दोबारा वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम वापस आ गए। और बाल चाहिए ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे बाल नहीं चाहिए, मैं खाना लेकर आया हूँ, तुम्हारे खाने के लिए खाना लेकर आया हूँ। पहले तो उस सुनहरी चुड़ैल ने खाना खाया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो बोलने की वो कोशिश करती, उसके होंठ जैसे चिपक जाते। खास शब्द थे जो मुंह से निकाल नहीं पा रही थी, और मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की।
मुझे लगा उसे कोई बीमारी है कि उसके होंठ बंद हो जाते हैं। फिर वो थोड़ी निराश होकर कहने लगी, पूरे राज तुम्हें नहीं बता सकती, सच तुम्हें नहीं बता सकती, यही तो शाप है। मुझे अब इस जिंदगी को जीना होगा। तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो तुम्हारा आखिरी दिन होगा वो मेरी आज़ादी का दिन होगा। मैंने कहा, क्या तुम मुझे मार दोगी? उसने कहा, नहीं, तुम अपनी मर्जी से मेरे सारे बालों को उखाड़ोगे। जब मेरे सर पर एक साथ कोई बाल नहीं होगा तब मैं आज़ाद हो जाऊंगी और तुम्हारा भी वो आखिरी दिन होगा। लेकिन मैं बिना मर्जी के तुम्हें मार नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। तुम खुद ये करना जब तुम्हें लगे सही समय आ गया है। मैं उसकी बात समझ गया था। शायद उसे कोई शाप है जो वो बता नहीं सकती, और उसकी आज़ादी तब होगी जब मैं उसका आखिरी राज जानूंगा और उसके सर के बाल उखाड़ूंगा। तब तक के लिए कुछ बाल उखाड़ने के बारे में सोचा मैंने। उसके अब कुछ बाल उखाड़े, उसे थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन वो बाल अब मेरे काम आ सकते थे। जहाँ से 2 दिन पहले बाल उखाड़े थे ना, वहाँ अब तक बाल आए नहीं थे। इस तरह से मैं वहाँ से निकल पड़ा था और उसने अब तक कोई और राज नहीं बताया था। हर 1 हफ्ते बाद मैं वहाँ पर जाता सोने के बाल लेने के लिए। उन सोने के बालों से गांव वालों को खाना खिलाता, उससे घर में भी अनाज भरता, पसंद की कुछ चीज़ें लेता। इस तरह घर में पैसे आने लगे थे। अब उस चुड़ैल के बाल जो मैंने खींच कर तोड़े थे, कुछ हफ्तों बाद मैंने देखा उसके सर पर नए बाल भी आ रहे हैं। मैंने उसको कहा, मुझे लगा था तुम्हारे सर के बाल एक एक करके कम होते जाएंगे। उसने कहा, नहीं, मेरे सर से बाल निकलते रहेंगे साधारण बालों की तरह। जिस दिन सारे बाल उखाड़ोगे, मेरे सर पर कोई बाल नहीं होगा, उस दिन आखिरी दिन होगा। तब तक बाल लेते जाओ। समय का इंतज़ार मैं कर रही हूँ, समय का इंतज़ार तुम करते जाओ। अब मैं उस चुड़ैल के पास बार बार जाया करता था, उसके कुछ बाल लाया करता था और उससे ढेर सारे पैसे कमाने लगा था। बीच बीच में मुझे लालच सी भी आने लगी थी। एक तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उससे कहा था, अगर मैं तुम्हारी बेड़ियाँ किसी तरह तोड़ दूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें बस छिपा कर रखूँगा मैं, किसी और ने देख लिया वो तुम पर मोहित हो जाएगा। क्या तुम मेरी बनोगी? उसने कहा था, एक और राज, जब तुम उस कड़ी पर पहुंचोगे मैं राज खोलूंगी। मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकती, ये असंभव है। हम दोनों एक नहीं हो सकते। अब ये राज क्यों नहीं हो सकते, ये अभी नहीं बता सकती। अब मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैंने उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। वो शक्तिशाली थी और उसके बाद मैं कई दिनों तक वहाँ नहीं गया। लेकिन सुनहरी बाल बहुत कीमती थे, मुझे उसके पास जाना ही पड़ता, और वो थी भी बहुत ज़्यादा अच्छी। मुझे ऐसा लगता था कि वो भी मुझे पसंद करती है। जब मैं वहाँ पर पहुँच जाया करता था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी। वो कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ चिपक जाते थे। वो राज समय समय पर ही बता सकती थी। ऐसी बातें, वो कौन है, कहाँ से आई है, ये नहीं बताती थी, क्योंकि उसके होंठ चिपक जाते थे। वो शाप के कारण बंधी थी, लेकिन समय समय पर चीज़ों का मुझे पता चलता गया। उसे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मैं मीठी चीज़ें उसे ला कर देता था। मैं काफ़ी अमीर हो गया था। अब एक छोटा सा घर मैंने अपने गांव में बना लिया था। मेरे लिए छोटा था, गांव में सबसे बड़ा घर था। समय आने पर जब भुखमरी के हालात होते, मैं उस सोने को बेचकर पैसे बनाता, उससे अनाज लेकर आता और लोगों में बांट देता, बिल्कुल ठाकुर जी की तरह। मैंने उससे पूछा था, तुम ठाकुर जी को जानती हो? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी को तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जैसे उनके बहुत करीब थी, सब कुछ जाना उनके बारे में, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ उनका अंत हुआ। मैंने उससे पूछा था, तो वो तुम्हारे पास आया करते थे तुमसे सोना लेने के लिए? उसके होंठ चिपक गए थे।
वो कुछ बताना चाहती थी, बता नहीं पाई। हम में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। पैसे मैं बहुत कमा चुका था। उसके बाद एक खूबसूरत लड़की से मैंने शादी कर ली, लेकिन उस लड़की को कभी मैंने बताया नहीं, अपनी बीवी को बताया नहीं कि एक चुड़ैल के पास जाता हूँ। एक दिन वो मेरा पीछा करने लगी थी। मैं उसे जंगल में भटका कर एक जगह पकड़ कर कहने लगा था, मेरे पीछे आई तो तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। कुछ राज है मेरे जो किसी को पता नहीं लगने दे सकता। तब मेरी बीवी समझ गई थी मुझे कहीं जाना पड़ता है और वो राज है, वहाँ से मैं सोना लेकर आता हूँ। मेरी बीवी ये जानती थी और उसने कभी सवाल नहीं किया। मैंने अपनी शादी की बात उस चुड़ैल को नहीं बताई थी, लेकिन 12 महीने बाद जब मेरी बीवी के एक बच्चा हुआ था, मैं चुड़ैल के पास गया था बहुत खुश, उसे मिठाई खिलाने के लिए। मैं उसे बताना नहीं चाहता था, बस उसे खाना खिलाना चाहता था अपनी खुशी से। उसने वो मिठाई खाई और हंसते हुए कहने लगी, मुबारक हो तुम्हारे, बेटा हुआ है। मैं घबरा सा गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया था मैं। उसके बाद मैं उससे कहने लगा, तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है? उसने कहा, हाँ, जब शादी हुई थी मुझे तभी पता था। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी की हर घटना के बारे में पता है। भविष्य में बता नहीं सकती, लेकिन जानती सब कुछ हूँ। तुम मुझे पसंद करते थे तो शादी क्यों की तुमने? मैं अब घबरा गया। मैंने कहा, मेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी। तुम तो मान नहीं रही थी, इसीलिए मुझे शादी तो करनी थी ना। मेरी भी ज़रूरत थी, मैं भी घर गृहस्थी में बंधना चाहता था। अब तुम्हें मेरी ज़िंदगी के ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब उससे दूर निकल आया था। मैंने ठान लिया, उस चुड़ैल के पास अब कभी नहीं जाऊंगा। ठीक ठाक पैसे हैं, ज़िंदगी निकल जाएगी, दोबारा उसके पास नहीं जाऊंगा। वो कई बार ऐसी बातें करती है, ऐसी बातें बताती है कि मैं अंदर तक डर जाता हूँ। और वो हमेशा मुझे ललचाती रहती है, ज़्यादा बाल खींचो, ज़्यादा बाल खींचो। एक बार तो मैंने उसके आधे बाल खींच दिए थे। जब वो अंग्रेज़ मेरे पास आए थे तो उन्हें पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी कारण आधे बाल खींचने पड़े। मैं समझने लगा था ये लालच बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले तो कुछ बालों से मैं बच जाया करता था, अब ज़्यादा बाल खींचने पड़ते हैं, ज़्यादा सोना लाना पड़ता है। ये इसी तरह मुझे फंसाएगी और जिस दिन सारे बाल खींच दूंगा उस दिन मैं मारा जाऊंगा। ये मुझे फंसा रही है, मुझे इससे दूर रहना होगा। 5 महीने मैं वहाँ गया ही नहीं था। 5 महीने बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैं कोई काम नहीं करता था, बस सोना लाकर उस पैसे से अपनी ज़िंदगी चला रहा था। इसीलिए निकम्मा बन गया था। और अब एक ऐसा निकम्मा जो और पैसे चाहता था, वो मेरी बीवी। उसे गहने पहनने का शौक़ था और वो मुझसे लड़ा करती थी। मेरा बेटा ज़िद करने लगा था। मैं अब ये समझने लगा था, धन सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, बुरा भी होता है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ज़्यादा धन आने के कारण मेरी बीवी लालची बनने लगी थी। मेरे बेटे को ज़िद बहुत अच्छी लगती थी, वो ज़िद से चीज़ें लिया करता था। जो नई चीज़ आई होती, नया खिलौना आया होता, उसे चाहिए होता। और घर के पैसे सारे ख़त्म हो चुके थे। अब मुझे फिर से चुड़ैल के पास जाना पड़ा। 5 महीने बाद जब मैं उस तहखाने में पहुंचा था तो वो चुड़ैल हंसती हुई दूर नहीं रह सकते मुझसे, मैं ये सुनहरी बालों वाली चुड़ैल हूँ। तुम्हें बाल तो चाहिए ही होंगे। अब तुम बिना इस सोने के रह नहीं पाओगे, मुझसे मिलने तो आना ही होगा तुम्हें। एक बार एक अंग्रेज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगा था। उसे शक होने लगा था कि मैं कहीं से तो पैसे इकट्ठे करता हूँ, कोई ना कोई काम तो करता हूँ। तो उसका मुंह बंद करवाने के लिए मुझे और अंग्रेज़ों को ढेर सारे पैसे देने पड़े। उस चुड़ैल के आधे से ज़्यादा बाल उखाड़ने पड़े थे मुझे। मैं जानता हूँ उसे दर्द हुआ था, लेकिन अब तो वो मेरे काम की थी ना। मुझे वो खुद बाल दिया करती थी, तो उसके दर्द को मैंने महसूस नहीं किया।
जब मैंने वो आधे से ज़्यादा बाल बेचकर पैसे इकट्ठे किए, बाकी पुलिस वालों को, बाकी अंग्रेज़ों को देकर उसका मुंह बंद करवाया, तभी उस साल वहाँ अकाल पड़ा था। फिर से गांव में खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था, और जब मैं उस चुड़ैल के पास गया था वो हंसते हुए कहने लगी थी, लालच मत करना, मिल बांट कर खाना, मिल बांट कर। एक और राज बता रही हूँ, तुम लालची बनोगे, लालची। तुम हिस्सा रखोगे अपना अलग से। ये सोना तुम लोगों की मदद में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम लालची बन जाओगे। मेरी बात मानो, तुम लालची बन जाओगे। ये जहर तुम्हारे अंदर फैलना शुरू हो गया है। मैंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन और बाल खींचे थे। सर पर बहुत कम बाल थे उसके। मैं बहुत डरा हुआ था, अब कोई और मुसीबत ना आ जाए, उसके सारे बाल खींचने पड़ेंगे और ये मेरा आखिरी दिन होगा। मैंने कई बाल छोड़ दिए थे उसके सर के, लेकिन बाकी ले आया था। उसे बेचकर मैंने पैसे इकट्ठे किए और बहुत सारा अनाज अपनी हवेली में रखवाया था। धीरे धीरे बांटा था गांव वालों को। ज़्यादा अनाज मैंने अपने एक कमरे में रखा था, वो मैं किसी को देना नहीं चाहता था। अगली बार अगर ये सब चलता रहा, ज़्यादा समय अकाल पड़ा, चीज़ें सस्ती नहीं हुई, फिर तो मारे जाएंगे ना सारे गांव वाले। मैं तो अपने परिवार को बचाऊंगा, अब बाकी मरते हैं तो मरे। जैसा उस चुड़ैल ने कहा था, लालच जहर की तरह मेरे अंदर था, लेकिन मैं क्या करता। परिवार को बचाना लालच थोड़े ना होता है। अलग अनाज रखा था मैंने अपने घर में। बाहर मैं कहता अनाज कम है, बाकी सब एक वक्त की रोटी खाते। मेरे ही घर में 3 वक्त की रोटी खाई जाती थी। सब खुश थे, मेरे बच्चे खुश थे, मेरी बीवी खुश थी। मेरी उम्र वैसे भी 50 साल हो चुकी थी, लेकिन गृहस्थी का जीवन मैं अच्छे से जी रहा था। इसके बाद मुझे पता चलता गया था उसके कितने बाल उखाड़ने हैं। अब बड़ा बेशर्म होकर मैं उसके सर से बाल उखाड़ा करता था। वो दर्द से चीखती थी, मैं एक बार में बाल उखाड़ कर बाहर निकल आया करता था। उसे दर्द हो रहा होता था, लेकिन मैं क्या करूं। अब सोने के बाल मेरे लिए ही तो बने हुए हैं। मैं वायाशी करने लगा था, जुआ खेलने लगा था, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक़ हो गया था। लेकिन मेरी उम्र बढ़ रही थी, उस चुड़ैल की उम्र नहीं बढ़ रही थी। वो उतनी ही खूबसूरत। मेरी बीवी बूढ़ी होने लगी थी, मेरे बेटे जवान हो गए थे, दोनों बेटों ने शादी कर ली थी, लेकिन वो चुड़ैल वैसी की वैसी ही। अब मुझे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और मैं हमेशा शराब पीकर गिरा ही रहता, लेकिन लोगों की मदद पूरी किया करता था। जैसे ठाकुर साहब ने सिखाया था वो काम ज़रूर करता, लेकिन इसी के साथ अय्याशी करना भी नहीं भूलता। शराब तो हमेशा मेरे पास होनी चाहिए थी, इसीलिए मेरे बेटे घर छोड़कर जा चुके थे। मेरी बीवी भी मेरे बेटों के साथ चली गई। हवेली में मैं अकेला था, लेकिन शरीर इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ था कि मैं खुद को संभाल ना पाता। मैं खुद को संभाल पा रहा था। सोना तो मेरे पास था ना, इसीलिए मेरे बेटे कुछ पैसे लेने के लिए आते, मैं देता भी, लेकिन गांव की मदद भी करता। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया। अब देश कब का आज़ाद हो चुका था। गाड़ियाँ लोग खरीदने लगे थे, तो मैंने भी गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा। अब गांव में इकलौती ऐसी गाड़ी मेरे पास ही थी, लेकिन उसमें मैं खुद ही घूमता, किसी को हाथ लगाने नहीं देता। वो चुड़ैल एक एक करके मुझे बताती जाती, तुम बदल रहे हो, खुद को संभालो। मैंने कहा तुम मेरी गुलाम हो, तुम मेरी गुलाम हो, इसीलिए बस तुम्हारे बाल चाहिए होते हैं मुझे, और कोई काम नहीं होता तुमसे। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका था, मेरी उम्र 70 साल थी। तब मुझे जाकर उस चुड़ैल ने बताया था, तुम जवानी से दोबारा ज़िंदगी जी सकते हो। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं जब 60 साल का था तभी मुझे मेरा शरीर कमज़ोर कमज़ोर लगने लगा था, मैं तभी नया जीवन जी लेता। तुम्हारे पास ये शक्ति है? उसने कहा हाँ, लेकिन वो राज है। ये राज मैं अंतिम दिन बताऊंगी, उसके लिए एक कुर्बानी भी देनी होगी, जो लिया है वो देना भी होगा।
मैंने कहा, क्या लिया है, क्या देना होगा? वो मुस्कुराती रही। उसने बताया नहीं। मुझे ये ज़रूर बताया था कि ये ज़िंदगी मैं दोबारा जी सकता हूँ, लेकिन कैसे? क्या मैं जवान हो जाऊँगा? अगर मैं जवान हो गया फिर से ज़िंदगी जी पाऊँगा? किसी को पता तक नहीं चलेगा। नए नाम से जीऊँगा। वैसे भी सोना तो इससे लेता ही रहूँगा। कमाल है। उससे पूछता रहा, कई दिन जाता रहा, उसकी मर्ज़ी की चीज़ें मैं लाता रहा, लेकिन उसने बताया ही नहीं। उसने बताया नहीं। मैं 2 सालों तक लगा रहा ताकि पहले राज जान लूं। उसने कहा, अंतिम दिन बताऊंगी। ये राज अंतिम दिन पता चलेगा। और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे फंसाए। कहीं मैं लालच में उसके बाल उखाड़ दूं और बाद में वो कहे मैं झूठ बोल रही थी, फिर मुझे मार दे। फिर मैं क्या करूँगा? अपनी ये ज़िंदगी तो जितनी लंबी मैं खींच सकता हूँ खींचने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा मेरा शरीर मरने वाला है, तब आखिरी राज भी उससे जान लूँगा। अब धीरे धीरे मैं बूढ़ा होता जा रहा था और ये चीज़ मुझे अंदर तक परेशान करती जा रही थी कि मैं दूसरी ज़िंदगी जी सकता हूँ। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता रहता। मैं उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता कि तुम्हारे बाल मैंने खींचे हैं, मुझे दूसरी ज़िंदगी दे दो। और वो कहती, बस ये राज आखिरी दिन खुलेगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था वो आखिरी दिन कब आएगा। क्या मैं आज ही आखिरी दिन बना दूं? फिर मेरी लालच मुझे ज़िंदगी जीने के लिए खींच कर लाती हवेली में। जितनी ज़िंदगी है उतनी तो जीऊँगा ना। बीमारियों से घिरता जा रहा था। 80 साल की उम्र तक मुझसे चलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन मौत को अपने गले से लगाना बहुत दुखदाई होता है। आज सच में चलना सबसे मुश्किल था। मुझे लगा ये सफ़र दोबारा कभी नहीं कर पाऊँगा। उसके पास जाता हूँ, उससे मांगता हूँ नई ज़िंदगी। जानता हूँ वो राज, उखाड़ता हूँ उसके बाल। तब जाकर मुझे शायद पता चलेगा वो आखिरी राज। मैं हाथ में वो लाठी लिए चल पड़ा था उसके ओर। गांव में कुछ जान पहचान वाले थे, उन्हें मैंने चाबी पकड़ा दी थी घर की। मैंने उन्हें कहा था मैं शहर जा रहा हूँ। मैं अकेला चल पड़ा था जंगल में। बहुत लंबा सफ़र, इतना बूढ़ा शरीर था, बहुत लंबा सफ़र था। मैं बहुत समय बाद उसके पास जा रहा था। जब मैं उस तहखाने में पहुँचा था, बहुत समय बाद देखा था उसे। वो उतनी ही खूबसूरत, सुनहरी चमड़ी, सुनहरी बाल, कितनी खूबसूरत थी। और तब मैंने उससे कहा था, काश तुम मुझसे शादी कर लेती। हमेशा मैं तुम्हें अपने पास रखता, लेकिन तुम्हारे राज हैं जो तुम खोलना नहीं चाहती। आज बताओ मुझे अपने सारे राज, बता दो। मैं आज मरने को तैयार हूँ। आज तुम जो मांगोगी मैं वो देने को तैयार हूँ। हर चीज़ लुटाऊंगा, मैं हर चीज़ लौटाऊंगा। मेरे बाल खींचने हैं तो खींचो। उसने कहा था मेरे बाल उखाड़ो। उससे पहले आखिरी राज बता नहीं सकती। मेरे हाथों में जान नहीं थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसके बाल खींचता रहा। पहली बार उसके करीब था मैं। वो बेड़ियाँ गल चुकी थी इतने समय में। उसके पाँवों की बेड़ियाँ ताज़ा थी, इसलिए उसने अपना सर मेरी गोद में रखा। ऐसा लग रहा था वो रो रही हो। उसकी आज़ादी थी, मैं खींच रहा था बाल, वो दर्द के मारे रो रही थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लालच के कारण मैंने कितनी बार उसके सर से वो बालों को खींचा। कभी उसे अपना दोस्त तक नहीं बनाया। हमेशा इस्तेमाल की चीज़ बनाए रखा, सोना लेने वाली मुर्गी की तरह। उसे कितना दर्द होता है मैं बता तक नहीं सकता। तब मैंने उससे कहा था, काश मैं जान पाता तुमने ज़िंदगी में कितना दर्द सहा है, कितना दर्द सहा है। जब मैंने वो आखिरी बाल जल्दी से उसके सर से खींचे थे, तब वो मुस्कुराई थी और कहने लगी थी, आज़ादी, आज़ादी, ये मेरी आखिरी रात होगी। मुझे आज़ादी मिली, अपने लालच से आज़ादी, अपने दिमाग से आज़ादी, अपनी ज़िंदगी से आज़ादी। वो मेरे गोद में रोए जा रही थी और बाहर बादल गरजने लगे थे।
बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और वो मुझसे कहने लगी, जाओ अब अपनी हवेली में जाओ, तुम्हारी आखिरी रात है। मैंने कहा, मुझे राज बताओ, मुझे वो राज बताओ। उसने हंसते हुए कहा, राज तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएंगे। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों फंसी हुई हूँ, क्यों तुम्हें शाप के कारण कुछ बता नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ता है। अगर मैं ये राज तुम्हें शुरू में बता देती तुम यहाँ कभी नहीं आते और मैं हमेशा के लिए कैदी बना रहता। उसने रहता शब्द का इस्तेमाल किया था। वो लड़की नहीं लड़कों की तरह बोल रही थी। वो हंसती रही और मैं पूछ रहा था, बताओ मुझे वो राज। उसने बताया नहीं। मैंने कहा, जो दर्द दिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे नई ज़िंदगी दे दो। उसने कहा, तुम आज मरोगे और तुम्हें नई ज़िंदगी मिलेगी, शुरू से जीने का मौका मिलेगा, फिर से जीने का मौका मिलेगा। और मैं उस तहखाने से बाहर निकल आया था। मुझे नहीं जानना राज, मुझे बस जवानी मिलेगी, दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, मैं उससे खुश हूँ। फिर से लालची था मैं, हंसता हुआ निकला था। मुझे नहीं जानना राज, मुझे नहीं जानना राज। हंसता हंसता वापस आया था। बुढ़ापे का आखिरी दिन, फिर तो मैं जवान हो जाऊंगा। मुश्किल से हवेली में पहुंचा था। हवेली खोली मैंने, मुझे लगा था मैं वहीं मारा जाऊंगा, लेकिन पूरी रात मिली मुझे। रात को बिजली कड़क रही थी और मेरे मुंह से खून आने लगा था। मैंने काम करने वाले नौकरों को कह दिया, जल्दी से आओ, जिसने भी मेरी मदद की है मैं कुछ देना चाहता हूँ। वहाँ पड़े कुछ सोने के सिक्के मैंने सबको दिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएं। यहाँ अब इस सोने के सिक्के को पाकर वो तो बाहर की तरफ भागे थे। कोई खून तक साफ करना नहीं चाहता था। अब मैं जान गया था कितना अकेला हूँ मैं। पैसों के कारण सबकी आंखों में लालच भर दी थी और मैं भी लालची हो गया था। मेरा तो कोई अपना है भी नहीं। मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरी बीवी, कोई मेरे पास नहीं है। मैं अकेला रह गया हूँ। अगले दिन मैं जवान हो जाऊँगा, ज़िंदगी दोबारा से जीऊँगा। आंखें मेरी बंद होने लगी थी, लेकिन अंदर सुकून था, नई ज़िंदगी मिलेगी। फिर मैं अचानक ऐसा महसूस करने लगा जैसे ये अंत है, और एकदम सांस रुकी। फिर झटका सा लगने लगा बिजली का। मैं एक सुरंग के अंदर जा रहा था और फिर एक झटका लगा। मैंने देखा मेरा शरीर जवान हो गया था। मेरी पतली पतली सी उंगलियां, मेरा जवान शरीर, खूबसूरत शरीर। मेरा शरीर इतना खूबसूरत था जैसे सुनहरी सुनहरी सा हो। मेरी बाजू में बेड़ियां बंधी हुई थी, मेरे पाँव में बेड़ियां बंधी हुई थी। मैं खींचने की कोशिश कर रहा, लेकिन बेड़ियां टूट नहीं पा रही थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ लगाया। मैं अपने खूबसूरत चेहरे को देख तक नहीं पा रहा था। मेरे लंबे लंबे से बाल थे। मैंने बालों को आगे किया। सुनहरी बाल, मेरे सुनहरी बाल ये कब से आ गए? और वहां पर मुझे आत्मा नजर आई थी, और वो चुड़ैल की आत्मा मेरी आंखों के सामने दिखी और उसने मेरा रूप इख्तियार कर लिया। बिल्कुल मेरे जैसी बन गई। मैंने कहा, तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया और तुम मेरे जैसी बन गई। उसने कहा, नहीं, हम दोनों कभी अलग थे ही नहीं, हम दोनों एक ही थे। इस खंडहर का शाप यही तो है। तुम्हें नई जिंदगी मिल गई है। फिर से साल 1938 मेरी जगह, या कहूँ तुम्हारी जगह, हम दोनों एक ही तो हैं। ये बूढ़ा शरीर मरने के बाद यहाँ आया था, तुम भी वहीं आ गए हो। हम समय में बंधे हैं। अब तुम लड़की के रूप में रहोगे और तुम्हारा जवान स्वरूप यहाँ तुमसे मिलने आएगा। यही शाप है जो तुम्हें जीना होगा नई जिंदगी में कैदी बनकर। जो तुमने उसे सज़ा दी वो तुम्हें मिलेगी। सर के बाल खींचे जाएंगे ताउम्र यहाँ पर, जब तक
तुम्हारा वो स्वरूप बहुत बूढ़ा होकर खुद मरने के लिए नहीं आता। मैंने कहा, नहीं, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। उसने कहा, क्या बताओगे? मैं बोलने की कोशिश करता रहा, मेरा मुंह चिपक गया। सच नहीं बोल सकता था मैं, राज नहीं बता सकता था, खुद को लड़का नहीं कह सकता था। मैं लड़की बन गया था, खूबसूरत जवान लड़की, लेकिन कैदी। मैं चीखें मार रही थी, मैं चीखें मारे जा रही थी। अब जवानी तो मिल गई, लेकिन कैदी की तरह जिंदगी जीनी होगी। ये दूसरी जिंदगी मुझे ऐसे तड़पने के लिए मिली है। बहुत दिनों तक ऐसे रोती रही थी। फिर एक जवान लड़का चलकर आया था। मैं, अपने इतिहास का रूप, सामने से चलकर आया और मेरा मुंह बंद। उसे मैं सब कुछ बताना चाहती थी, या कहूँ चाहता था। कुछ कह नहीं पा सकती थी मैं, बस उससे बात कर सकती थी और अपने सुनहरी बाल खिंचवाने पड़ते, उसे देने पड़ते। ये जिंदगी जी थी तब तक जब तक वो आखिरी राज मैं उसे नहीं बताती। फिर वो यहाँ पर लड़की बनकर कैदी बनेगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। 2 जिंदगियाँ जीकर यहाँ से चली जाऊंगी। लालच का दर्द मुझे सहना होगा, मुझे वो बुरी आदतों का दर्द सहना होगा। मुझे ज़िंदगी कैदी की तरह जीनी होगी। वो 28 साल का था मेरा रूप, 80 साल की ज़्यादा उम्र का होकर वो यहाँ आखिरी बार आया और मैंने उसे राज तब भी नहीं बताया। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मैंने उस स्वरूप के साथ किया। उसके बाद मेरी ये आत्मा बूढ़े रूप में आई और आज़ादी। मैंने कहा था ना, मेरी कहानी पर यकीन मत करिएगा, इसे एक झूठी कहानी मानिएगा। किताब के ज़रिए या किसी शब्दों के ज़रिए आप तक ये कहानी पहुंच रही है। झूठ मानिएगा जैसे भूतों की कहानियों को झूठ मानते हैं। खंडहर में मत जाना कभी, बस एक बात मान लेना, कभी भी तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिले जहाँ लगे बड़ी आसानी से धन मिल रहा है, आसानी से सोना मिल रहा है, भुगतना पड़ता है, बाद में भुगतना पड़ता है। लालच की सज़ा ज़रूर मिलती है। कहानी झूठी समझकर भूल जाना, लेकिन मेरे इन शब्दों को याद रखना।